दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड में। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आमने सामने खड़ी है। एक तरफ अमेरिका, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे बड़ी कंपनियां और डॉलर की ताकत। दूसरी तरफ चीन, जो धीरे धीरे दुनिया की फैक्ट्री से दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक चीन पहुंच जाते हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के तुरंत बाद। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य दौरा था या फिर दुनिया के सामने कोई नई जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बिछाई जा रही है? क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? क्या दुनिया कोल्ड वॉर के नए वर्जन की तरफ बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में दुनिया दो खेमों में बढ़ती है तो भारत कहाँ खड़ा होगा? आज हम इसी पूरे खेल को समझेंगे, आसान भाषा में, हर एंगल से, हर चाल को जोड़कर, ताकि आपको समझ आए कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। कौन किससे कब मिलेगा, किस देश की यात्रा कब होती है, कौन किसके बाद बयान देता है, ये सब संयोग नहीं होता। जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए तो पूरी दुनिया की नजर उस मुलाकात पर थी, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते में गिने जाते हैं। एक तरफ व्यापार युद्ध, दूसरी तरफ ताइवान का मुद्दा, टेक्नोलॉजी वॉर, चिप वॉर, मिलिट्री कंपटीशन, यानी दोनों देश दोस्त भी हैं और प्रतिद्वंदी भी। लेकिन ट्रंप की यात्रा खत्म होने के कुछ ही समय बाद पुतिन का चीन पहुंचना दुनिया को एक अलग संदेश देता है। ये ऐसा था जैसे चीन दुनिया से कह रहा हो, हाँ, हम अमेरिका से बात करेंगे लेकिन रूस को नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। समझिए, आज रूस और चीन क्यों करीब आते जा रहे हैं। रूस पर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद भारी सैंक्शंस लगाए। अमेरिका और यूरोप ने रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। कई कंपनियां रूस छोड़कर चली गई। रूसी बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। डॉलर सिस्टम तक पहुंच सीमित की गई। ऐसे में रूस के पास विकल्प क्या था? उसे ऐसे साथी की आवश्यकता थी जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, अमेरिका से न डरता हो और पश्चिमी दबाव को बैलेंस कर सके। और यहाँ चीन सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आया। दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका के बढ़ते दबाव को महसूस कर रहा था। अमेरिका लगातार चाइनीज टेक कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, साउथ चाइना सी में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और सप्लाई चेन को चाइना से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका दोनों देशों पर अलग अलग तरीके से दबाव बना रहा था। अब सोचिए, जब दो बड़े देश एक ही दुश्मन या चैलेंज महसूस करते हैं तो क्या होता है? वे करीब आने लगते हैं। यही रूस और चीन के साथ हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझनी होगी। रूस और चीन की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, ये आवश्यकता है और रणनीति भी, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अकेले अकेले अमेरिका का मुकाबला करना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या सच में अमेरिका को घेरने की कोई योजना बन रही है? सीधे तौर पर कहे तो पूरी तरह सैन्य घेराबंदी नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग जरूर हो रही है। और इसे समझने के लिए हमें कुछ बड़े पॉइंट को देखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, आर्थिक युद्ध। दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि डॉलर भी है। आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। तेल की खरीद फरोख्त, इंटरनेशनल पेमेंट, ग्लोबल रिजर्व, सब में डॉलर का डोमिनेंस है। अब अगर कोई देश डॉलर सिस्टम से बाहर हो जाए तो उसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद यही महसूस किया। जब सैंक्शंस लगे तो रूस ने सोचना शुरू किया कि अगर डॉलर पर निर्भर रहेंगे तो अमेरिका कभी भी दबाव बना सकता है। फिर क्या हुआ? रूस और चीन आपस में युआन और रूबल में व्यापार बढ़ाना शुरू किया, यानी डॉलर को धीरे धीरे साइड करने की कोशिश। आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ता होगा। फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका को ग्लोबल इन्फ्लुएंस देती है। अगर दुनिया के बड़े बड़े देश डॉलर से हटकर ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाने लगे तो लंबे समय में अमेरिका की आर्थिक पकड़ कमजोर हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका इस ट्रेंड को बहुत गंभीरता से देखता है। अब आते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर, एनर्जी पॉलिटिक्स। पहले रूस यूरोप को भारी मात्रा में गैस और तेल बेचता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब रूस को नए बायर्स चाहिए थे और चीन तैयार था। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमिंग इकोनॉमीज में से एक है। उसे लगातार तेल और गैस चाहिए।
तो रूस ने चीन की तरफ रुख किया। पावर ऑफ साइबेरिया जैसी पाइपलाइन इसी रणनीति का हिस्सा है। अगर रूस चीन को लगातार एनर्जी देता रहा तो रूस को पैसा मिलता रहेगा, चीन को सस्ती एनर्जी मिलेगी और पश्चिमी सैंक्शंस का असर कम हो सकता है, यानी दोनों देश का फायदा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या ये पार्टनरशिप बराबरी की है? कई लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि आज रियलिटी ये है कि चाइना आर्थिक रूप से रशिया से ज्यादा मजबूत है। चाइना की इकोनॉमी विशाल है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, टेक्नोलॉजी है, मैसिव एक्सपोर्ट है, जबकि रूस की इकोनॉमी लार्जली एनर्जी एक्सपोर्ट पर निर्भर है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की डिपेंडेंसी चीन पर और बढ़ गई, यानी कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस रिश्ते में चीन सीनियर पार्टनर बनता जा रहा है। रूस को चाइना की ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन पुतिन के पास भी एक बड़ी ताकत है, मिलिट्री पावर। रूस आज भी न्यूक्लियर सुपर पावर है, उसकी सेना और हथियार दुनिया में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। यानी चाइना आर्थिक रूप से ताकत देता है, रशिया मिलिट्री वेट देता है, और दोनों मिलकर अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश करते दिखते हैं। अब यहाँ ताइवान का एंगल भी समझना जरूरी है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था मानता है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, यहीं से टेंशन पैदा होती है। अगर कभी ताइवान को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दुनिया दो कैंप में बढ़ सकती है, और ऐसे समय में चाइना चाहता है कि रशिया उसके साथ खड़ा रहे, इसलिए दोनों देश की मिलिट्री एक्सरसाइज भी बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर एशिया में चाइना एक्टिव हो, यूरोप में रशिया एक्टिव हो, तो अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? यही कारण है कि कई एनालिस्ट इसे टू फ्रंट चैलेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है, चाइना अभी सीधे युद्ध नहीं चाहता। चाइना की स्ट्रेटजी अमेरिका से सीधे लड़ाई की नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाने की है। चाइना क्या कर रहा है? अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्रिक्स को मजबूत करना, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, डिजिटल इन्फ्लुएंस, ट्रेड पार्टनरशिप। यानी चाइना दुनिया को दिखाना चाहता है कि दुनिया सिर्फ अमेरिका सेंट्रिक नहीं रहेगी। अब ब्रिक्स को समझिए। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और नए सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस ग्रुप को कई लोग वेस्टर्न डोमिनेंस के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। हालांकि ब्रिक्स के अंदर भी मतभेद है, लेकिन सिंबोलिज्म बहुत बड़ा है। जब पुतिन और सी साथ दिखाई देते हैं तो मैसेज जाता है कि एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है। अब यहाँ इंडिया की पोजीशन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया अमेरिका के भी करीब है, रशिया से भी पुराने रिश्ते हैं और चाइना से कंपटीशन भी है। यानी इंडिया किसी भी कैंप में पूरी तरह नहीं जाना चाहता। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी कहते हैं। भारत चाहता है अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिले, रशिया से डिफेंस कॉर्पोरेशन बना रहे और चाइना को बैलेंस भी किया जाए। लेकिन अगर दुनिया का पोलराइजेशन बढ़ा तो इंडिया पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। अब एक और एंगल देखिए, मीडिया नैरेटिव। पश्चिम मीडिया अक्सर रशिया चाइना अलायंस को अमेरिका के खिलाफ ब्लॉक के रूप में दिखाता है। वहीं चाइनीज और रशियन मीडिया इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की लड़ाई बताते हैं, यानी नैरेटिव की भी लड़ाई चल रही है। अमेरिका कहता है हम रूल बेस्ड ऑर्डर बचा रहे हैं, चाइना और रशिया कहते हैं अमेरिका दुनिया पर डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। और सच क्या है? सच ये है कि हर बड़ी ताकत अपने हित देखती है। अब एक साइकोलॉजिकल एंगल समझिए। जब पुतिन चीन जाते हैं और शी जिनपिंग उनके साथ पब्लिक अपीयरेंस करते हैं तो सिर्फ मीटिंग नहीं होती, ये सिंबोलिज्म होते हैं। दुनिया को सिग्नल दिया जाता है हम अकेले नहीं हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तस्वीर भी मैसेज देती है। हैंडशेक, ज्वाइंट स्टेटमेंट, मिलिट्री परेड, ये सब कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये अलायंस अस्थायी रहेगा? इतिहास देखे तो रशिया और चाइना हमेशा दोस्त नहीं रहे, कभी दोनों के बीच बॉर्डर टेंशन भी रहे। कोल्ड वॉर के दौरान भी दोनों में मतभेद थे, लेकिन आज कॉमन इंटरेस्ट उन्हें करीब ला रहा है। यानी ये आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप से ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तब तक चलती है जब तक हित मिलते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए, अगर कल अमेरिका और चाइना के रिश्ते अचानक सुधर जाए तो क्या रशिया उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा? शायद नहीं। अगर रशिया कमजोर हो जाए तो क्या चाइना उतना एग्रेसिव सपोर्ट देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्ती नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब ट्रम्प फैक्टर को समझिए। डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेडिशनल अमेरिकन प्रेसिडेंट से अलग माने जाते हैं। कई बार उन्होंने नाटो पर सवाल उठाए, रशिया के प्रति कॉम्पैरेटिवली
सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की, चाइना के साथ ट्रेड वॉर भी किया। अगर ट्रम्प जैसी लीडरशिप फिर मजबूत होती है तो ग्लोबल सिचुएशन बदल सकती है और शायद यही वजह है कि चाइना और रशिया दोनों फ्यूचर सिनेरियोज के लिए पोजिशनिंग कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या दुनिया नई कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है? कई एक्सपर्ट कहते हैं हाँ, लेकिन पुरानी कोल्ड वॉर के जैसी नहीं होगी। पहले आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। अब कंपटीशन है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एआई, चिप, डेटा, ट्रेड रूट, इन्फ्लुएंस। यानी ये 21वीं सदी की कोल्ड वॉर है, जहां युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, इंटरनेट, मार्केट, सैटेलाइट, सप्लाई चेन और करेंसीज में भी लड़ी जाए। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन का चाइना दौरा अमेरिका को घेरने की चाल है? पूरी तरह सैन्य गठबंधन की तरह देखें तो अभी नहीं, लेकिन अगर इसे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, पावर बैलेंसिंग और अमेरिकी इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने की कोशिश के रूप में देखें तो शायद काफी हद तक हाँ है। चाइना और रशिया दोनों दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अकेला निर्णायक शक्ति नहीं रहेगा, लेकिन क्या ये सफल होंगे आने वाले वर्षों में तय होगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अलायंस बदल रहे हैं, इकोनॉमीज बदल रही है, टेक्नोलॉजी बैलेंस बदल रहा है और पावर सेंटर भी बदल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में दुनिया पूरी तरह मल्टीपोलर बन जाए। हो सकता है अमेरिका फिर से अपनी डोमिनेंस मजबूत कर ले, और ये भी हो सकता है कि नए कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को और अस्थिर बना दे। लेकिन एक बात तय है, ट्रम्प की चाइना यात्रा और उसके तुरंत बाद पुतिन का बीजिंग पहुंचना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक को इंसिडेंट नहीं था, ये दुनिया को दिया गया एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जिसने बता दिया कि आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स और भी ज्यादा जटिल होने वाली है, और शायद हम अभी उस नई दुनिया की शुरुआत देख रहे हैं, जहां हर बड़ी ताकत अपनी जगह तय करने की लड़ाई लड़ रही है।